Hello students, I am Anurag. Welcome to this new session of Indian Polity. एम लक्ष्मीकांत। जैसा कि हमने कल कहा था, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के सभी चैप्टर को वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो आज से शुरू करते हैं चैप्टर 1, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द कंपनी रूल। जिन भी बच्चों ने कल का सेशन अटेंड नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कल का सेशन को अटेंड करें। कल के सेशन में मैंने बताया था हमें क्या सब पढ़ना है एम लक्ष्मीकांत बुक में। तो आज से शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द कंपनी रूल 1773 से 1858 तक। ठीक है, चैप्टर 1 है ये एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का। जैसा कि आप देख रहे हैं, राइट साइड में एक मोटिवेशनल इमेज है। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। तो गाइज, आप लोग हार्ड वर्क करें। ये लेफ्ट साइड में मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्टडी बाय अनुराग झा। इस पे आपको सारी पीडीएफ दे दी जाएगी। कल का जो मैंने सेशन लिया था उसका भी पीडीएफ मैंने कल यहीं पोस्ट कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। दोस्तों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेशन खुल गया, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं आज। ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज ए ट्रेडर in the form of East India Company, which had the exclusive right for trading in India. ब्रिटिश 1600 में भारत आए इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, और उनके पास एक्सक्लूसिव राइट था ट्रेड करने का। और ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट इन्हें क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने दिया था। In 1765, the company, which till now had purely trading function, obtained the दीवानी। स्टूडेंट, दीवानी का मतलब होता है राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। सोचिए, जो कंपनी 1600 में एज ए ट्रेडर आई थी, वो 1765 में रिवेन्यू एंड सिविल जस्टिस करने लगी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। मतलब रिवेन्यू कलेक्ट करने लगी और सिविल जस्टिस देने लगी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर एज ए टेरिटोरियल पावर। मीन्स 1765 में दीवानी राइट्स मिलने के बाद ही कंपनी ने अपना टेरिटोरियल पावर को स्टार्ट किया था। इसके पीछे भी एक कहानी है बच्चों 1765 के दीवानी राइट्स का। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था। मैं कल बताऊंगा आप कल के सेशन में बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही दीवानी राइट हुआ था 1764 में। और ये भी लिखिएगा किसके साथ हुआ था, मैं कल ही इसको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है, तो पॉलिटी का सेशन चल रहा है, तो हिस्ट्री घुसाना सही बात नहीं होगा। काफ़ी बच्चों परेशान हो जाते हैं। हिस्ट्री का भी सेशन हम लेके आएंगे इसके बाद। चलिए आगे देखते हैं। इन द वेक ऑफ स्पाई म्यूटिनिटी, इसे 1857 का रिवोल्ट भी कहते हैं। द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर फॉर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। 1857 के क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया का। दिस रूल कंटिन्यूड until India was granted independence on 15 अगस्त 1947। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन का रूल्स तब तक चला जब तक हम आज़ाद नहीं हो गए, 15 अगस्त 1947 तक। तो हमने फर्स्ट स्लाइड को कंप्लीट कर लिया। इसमें मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। फिर भी मैं आप लोगों को एक छोटी सी ओवरव्यू दे देता हूँ 10-15 सेकंड की। चूँकि ये फर्स्ट स्लाइड है तो कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक छोटी सी ओवरव्यू दे देता हूँ, लेकिन उसके बाद आप लोग अपना ध्यान लगा के सुनिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लेक्चर्स है। ब्रिटिश 1600 में आई थी एज ए ट्रेडर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर ग्रांट किया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स मिला, जिसके तहत उसे रिवेन्यू और सिविल जस्टिस कलेक्ट करने का अधिकार था। यहीं से स्टार्ट हुआ कंपनी का टेरिटोरियल पावर। 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पावर चला गया गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया को संभालने का, और ये रूल 15 अगस्त 1947 तक चला। ठीक है, मुझे नहीं लगता अगर अब भी कोई डाउट है इस फर्स्ट स्लाइड में तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी टीम आपको 24 आवर के अंदर ही रिप्लाई करेगी। चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। ये सजेस्ट किया था एम एन रॉय ने। वो एक कम्युनिस्ट पार्टी के थे, कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया से थे। कॉन्स्टिट्यूट
Constituent Assembly was formed for this purpose in 1946. Constituent Assembly फॉर्म की गई थी 1946 में। 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बिंग। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फोर्स में आई थी, आप सबको पता है ये बात। However, various features of the Indian Constitution and polity have their roots in the British rule. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग ऐसे आर्टिकल्स हैं जो ब्रिटिश रूल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से ब्रिटिश ही हम पे राज किए थे हमारे, तो हमें उनका ही संविधान को, उनके ही प्रोसेस को अपनाने में ज़्यादा सहूलियत हुई, इसलिए हमने उन्हीं का अपनाया था। वैसे चाहते तो हम लोग अमेरिकन का फेडरलिज्म टाइप भी अपना सकते थे, लेकिन हमें काफ़ी तरह से, इसलिए हमने डेमोक्रेसी को ही अपनाना था, क्योंकि हमें यही बेस्ट लगा था। चलिए आगे देखते हैं। दे आर एक्सप्लेन हेयर इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अंडर 2 मेजर हेडिंग। कंपनी रूल, जिसे अभी हम पढ़ रहे हैं 1773 से 1858, और कल पढ़ेंगे हम लोग क्राउन रूल 1858 से 1947। इसे हम ताज का शासन भी कहते हैं। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। कंपनी रूल 1773 से 1858। रेगुलेटिंग एक्ट, अब आप लोग सोचेंगे ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए था, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए था। अब आप लोग कहेंगे ये ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो कंपनी को रेगुलेट करना पड़ गया? पड़ गई भैया। जिस तरह से कंपनी को दीवानी राइट्स मिला था, ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जिस तरह से कंपनी को दीवानी राइट्स मिला था, उसी तरह से कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स भी था। पर कंपनी इसका मिसयूज कर रही थी। ठीक है, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, काफी सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे। तो हमने आपको बताया कंपनी को जिस तरह से दीवानी राइट्स मिला था, उसी तरह से कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स भी मिला था। पर कंपनी के जो भी ऑफिसर थे वो इसका मिसयूज कर रहे थे। आइए हम एक इमेज के साथ समझते हैं। ये वो इमेज है, इसको आप ध्यान से देखें, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कंपनी को जो ट्रेडिंग राइट्स मिले थे, मतलब कंपनी भारत से जो भी गुड्स होते हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो इंग्लैंड भेजती थी, तो उन्हें ये ट्रेडिंग राइट्स था कि आप विदाउट एग्जाम्पल मान सकते हैं आज के डेट का कस्टम ड्यूटी, आप विदाउट कस्टम ड्यूटी दिए बगैर जा सकते हैं भारत से इंग्लैंड। पर कंपनी के जो ऑफिसर थे, बहुत सारे ऑफिसर हुआ करते थे, एग्जाम्पल रॉबर्ट क्लाइव, मान लीजिए रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव साहब ने क्या किया, जो उन्होंने अपना जितना भी पर्सनल रॉ मटेरियल्स होता है, पर्सनल रॉ मटेरियल्स को भी उसी बोट पे डाल दिया। अब जो भी फायदा होगा वो रॉबर्ट क्लाइव साहब का होगा। जितने भी ऑफिसर ब्रिटिश के लगभग जितने भी आते थे, गवर्नर जनरल वगैरह, वो जब एक बार भारत आ जाते थे तो इतने वेल्दी हो जाते थे कि वापस इंग्लैंड जाकर के वो कोई काम ही नहीं करते थे, क्योंकि भारत अपना वेल्दी नेशन था। ये सबको पता है, जो भारत जो है सो वेल्दी नेशन था उस समय में। तो एक बार जब कंपनी के ऑफिसर भारत आ जाते थे तो वो इतना कमा लेते थे कि वापस ब्रिटेन में जाके कमाने की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये बात ब्रिटेन के पार्लियामेंट में हाहाकार मच गई, तो अपोजिशन वालों ने क्वेश्चन उठा दिया। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में अपोजिशन वालों ने क्वेश्चन उठा दिया, तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने एक रेगुलेटिंग एक्ट बना दी जो कंपनी को, ऑफिसर को, आइए देखते हैं क्या होता है रेगुलेटिंग एक्ट। पहले इसे एक छोटा सा लेमन लैंग्वेज में समझ लेते हैं, फिर पूरा लिखा हुआ है उसको आराम से समझेंगे। तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने एक रेगुलेटिंग एक्ट बना दिया जो भी पर्सनल ट्रेड को रोकता था। ठीक है, कंपनी का ट्रेड तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी ब्रिटिश ऑफिसर थे वो पर्सनल ट्रेड जो करते थे उसे वो रोकता था। तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने ये बनाया था कंपनी रूल 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट को बनाया था। चलिए आइए, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब समझा दिया मैंने आपको, रेगुलेट करना होता है कंपनी को। इसका पहला पॉइंट देखते हैं। It was the first step taken by the British government to control and regulate the affair of the East India Company। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल करने का और रेगुलेट करने का अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, इट में द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबोर्डिनेट टू द गवर्नर ऑफ बंगाल। यही इसी एक्ट के तहत गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को सबॉर्डिनेट बनाया गया बंगाल का, यानी बंगाल में ही एक गवर्नर रहेंगे और बॉम्बे और
मद्रास के गवर्नर को इसका सबऑर्डिनेट बना दिया गया। ठीक है, अनलाइक अर्लियर व्हेन द 3 प्रेसिडेंसी वेर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अदर, इससे पहले जो तीनों प्रेसिडेंसीज थे वो अलग अलग थी, मतलब इंडिपेंडेंट थी। अब जो है सो सब मर्ज हो गई और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ये दोनों सबऑर्डिनेट बन गए। ठीक है, आगे देखेंगे, फिर ये अलग भी हो जाते हैं, लेकिन वो आगे के केस में होता है तो आगे देखेंगे। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, इसी एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुई थी 1774 में कलकत्ता में, जिसमें 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस थे। स्टूडेंट्स, ये जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट हैं ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इन पे ज़्यादा फोकस करें। और एक चीज़ और मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, ये स्लाइड्स जो आप रेड में देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं एसएससी बैंकिंग में और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में। यूपीएससी तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती है, वो घुमा के पूछती है, उसके क्वेश्चन को भी हम एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे, लेकिन वो कल देखेंगे। कल इस चैप्टर का एंड हो जाएगा तो हम उस एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस करना कल से शुरू करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं। तो इस स्लाइड को भी मैंने कंप्लीट नहीं किया है अभी, इस स्लाइड को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। एस्टेब्लिशमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता में 1774 में, जिसमें उस समय में 1 चीफ जस्टिस और 3 अदर जज थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी एक्ट के तहत ये प्रोविट करता था सर्वेंट, जो कंपनी के जो सर्वेंट होते थे, फ्रॉम इंगेजिंग और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब फ्रॉम द नेटिव, जो यहाँ के नेटिव लोगों से वो प्रेजेंट मतलब ब्राइब घूस लिया करते थे। और ये गलत बात भी है ना भाई, घूस लेना अभी भी गलत है। आप लोग एक रिक्वेस्ट कीजिए जो घूस नहीं लेंगे कभी फ्यूचर में जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे। और चलिए आगे देखते हैं। इट एक्सटेंड द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और इसी के तहत एक रिक्वायरिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गवर्निंग बॉडी बनाया गया, जो रिपोर्ट करेगी रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर के इंडिया का में जो भी होगा। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इस पॉइंट को आराम से समझते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम का एक गवर्निंग बॉडी को बनाया गया। ठीक है, जो रिपोर्ट करेगी रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर जो भी भारत में होगा वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट करेगी। ठीक है, इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो आइए देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट क्या होता है। ये पिट्स जो थे ये विलियम पिट्स थे, ये ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, ये 1773 के एक्ट को ही जो है सो उन्होंने कहा जो एक ठीक नहीं हुआ था, इनके हिसाब से ठीक नहीं हुआ था, इन्होंने चाहा कि अब हम ठीक करेंगे। क्या ठीक ही था, इन्होंने कुछ खास किया नहीं था। आइए देखते हैं क्या क्या था। ये फीचर ऑफ दिस एक्ट को हम देखते हैं। इन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया कंपनी के कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन। कंपनी का पहले जो कंपनी आई थी वो ट्रेडिंग के रूप में आई थी, तो वो कमर्शियल बॉडी ही थी, लेकिन बाद में इन्होंने व्यापार के साथ साथ प्राइवेट भी करने लगा, ट्रेड भी करने लगी कंपनी, तो ये पॉलिटिकल में भी जुड़ गई। ये हमारे यहाँ से कैसे रिवेन्यू, सिविल, तो ये हमारे पॉलिटिक्स में भी घुस गई थी। तो इन्होंने पिट्स साहब ने कहा जो कंपनी का जो भी एक्टिविटी है, कमर्शियल अलग होगा और पॉलिटिकल अलग होगा। ये काफ़ी एग्जाम के क्वेश्चन है, आप लोगों को लग रहा होगा जो कुछ एम भी बता दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों से पूछ लिया जाता है ये कौन सा एक्ट था जिसमें कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन अलग किया गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये पॉइंट पूछे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसी एक्ट के तहत अलाउड किया जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, जो मैनेज करेगा कमर्शियल अफेयर, और एक नया बॉडी क्रिएट किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो मैनेज करेगा पॉलिटिकल अफेयर। ठीक है, और ये क्वेश्चन को जरा ध्यान रखिएगा, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल अफेयर, सी और सी याद रखिएगा। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आ जाइएगा आप। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नया बॉडी बनाया गया था जो पॉलिटिकल अफेयर को देखेगा। तो ठीक है, इसको ट्रिक के साथ मैंने बता दिया। सी, और यहाँ भी सी देख लीजिए कहाँ गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कमर्शियल अफेयर, तो सी से याद कर लीजिएगा। काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे को और काफ़ी गलत टिक करके आते हैं, इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। ये एम्पावर करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो नई बॉडी बनाई गई थी, ये सुपरवाइज करेगी, ऑल डायरेक्शन में ऑपरेशन करेगी सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट। ठीक है, रिवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या। थस द एक्ट वाज सिग्निफिकेंट फॉर 2 रीजन। इस एक्ट का 2 सिग्निफिकेंट था मेनली। फर्स्ट, इसी एक्ट में कहा गया जो कंपनी का टेरिटरी है भारत, फर्स्ट द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया वेयर द फर्स्ट टाइम कॉल द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। काफ़ी सारे एग्जाम में ये चीज़ पूछे गए हैं, एसएससी में तो ये फेवरेट है एसएससी वालों का। कंपनी का पोजीशन है भारत, ये किस एक्ट में कहा गया था, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट है। ठीक है, और सेकेंड बात, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया।
और सेकेंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया कंपनी को। अब जैसा कि यहाँ मैं बता चुका हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का एक गवर्निंग बॉडी को बना करके जो पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करती है। मैं एक क्वेश्चन को कल पूछूंगा और आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के प्रैक्टिस करते रहे। ये स्लाइड भी खत्म हो गया। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया, काश एक बार इसका भी ओवरव्यू ले लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। इसके तहत जो है सो 2 बॉडी बनाई गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो मैनेज करेगा कमर्शियल अफेयर को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो मैनेज करेगा पॉलिटिकल अफेयर को। इसमें बस इतना ही ध्यान रखने का जरूरत है। ब्रिटिश पोजीशन है भारत, ब्रिटेन का पोजीशन है भारत, ये पहली बार इसी एक्ट में कहा गया था। चलिए आइए आगे देखते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 स्टूडेंट्स कहीं नहीं जनरली पढ़ाया जाता है, जनरली हम लोग को भी नहीं पढ़ाया गया था, पर मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। कुछ भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, एक सिंगल पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे जो एग्जामिनेशन में आती है। यू कैन ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड मी। ठीक, आइए देखते हैं चार्टर एक्ट 1813 का फीचर क्या क्या है। इसके तहत इट एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर मोनोपोली क्या है? मोनोपोली को एक लेमन वर्ड है, जहां पे मोनोपोली, तो मोनोपोली जहां पे सेलर तो एक है पर बायर बहुत ज्यादा है, मतलब बेचने वाला गुड्स को एक ही आदमी है पर खरीदने वाले मैनी है। अब ये मान लीजिए एक की जो, मान लीजिए ये चावल बेच रहा है, राइस बेच रहा है, राइस, नॉर्थ इंडिया वाले फिर बोलेंगे चावल हम लोग समझते ही नहीं, तो राइस बेच रहा है तो इसका प्राइस चलेगा, क्योंकि सिर्फ एक बेचने वाला है। तो मैंने आपको क्या बताया, एक ही सेलर होगा, बायर बहुत सारे होंगे, ये जो प्राइस चाहिए इस राइस का रख सकता है। तो ये मोनोपोली थी। तो इस एक्ट के तहत इस मोनोपोली को खत्म किया गया, चार्टर एक्ट 1813। इस बात को याद रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये ही चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और क्राउन से। ठीक है, आइए पहले इसको इरेज करते हैं फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इट असर्ट द सॉवर्निटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। यहाँ पे असर्ट किया गया सॉवर्निटी ब्रिटिश क्राउन का कंपनी के ऊपर। सॉवर्निटी क्या मतलब, भी काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं। एक मिनट पेन ले लेता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, हम आराम से पढ़ेंगे, धरपड़ी क्या है। तो सॉवर्निटी का मतलब होता है संप्रभुता, डिसीजन लेने का क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता, टेकन बाय डिसीजन लेने की क्षमता को सॉवर्निटी कहते हैं। ठीक है, इसी एक्ट के तहत अलाउड किया गया क्रिश्चियन मिशनरीज को जो भारत में आए, और ये लोग धर्म को परिवर्तन करवाते थे, ये आप लोग को पता ही है। काफ़ी सारे बच्चों ऐसे भी होंगे जो हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उन्हें काफ़ी पता होगा इस बारे में। बाकी इसके बाद पॉलिटी के बाद हम लोग हिस्ट्री को ही करेंगे और एक एक करके सारे बुक को ख़त्म कर देंगे यूपीएससी लेवल तक। आप लोग बस अपना प्यार बनाते चले इस चैनल पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे अपडेट के बारे में आपको पता चलता रहे। ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन को इसी एक्ट के तहत आगे बढ़ाया गया। इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेज ऑन पर्सन। इसी एक्ट के तहत पूछा जाता है 1813 का कौन सा एक्ट है जिसके तहत लोकल गवर्नमेंट जो है सो टैक्स इम्पोज कर सकती थी किसी पर्टिकुलर पर्सन पे, तो ये चार्टर एक्ट 1813 था। और दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्स। और इसी एक्ट के तहत लोकल गवर्नमेंट जो है सो पर्सन पे टैक्स को इम्पोज करते थे और टैक्स नहीं देने पे वो पनिश भी करते थे पर्सन को। स्टूडेंट फर्स्ट दिन है तो मैं आराम से चल रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुली हुई है, आपके लिए टेलीग्राम है, आप जहाँ चाहें मैसेज कीजिए, 24 आवर के अंदर हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। स्टूडेंट्स चार्टर जो है सो हर एक 20 साल पे मिलता था, 20 ईयर्स के बाद चार्टर्स मिलता था। पहले 13 में आया, फिर 33 में। ये देखते हैं इस एक्ट में क्या सब था। दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। द फीचर ऑफ दिस एक्ट वेयर एज फॉलोज। ठीक है, ये एक्ट जो था फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का ब्रिटिश
भारत में ब्रिटिश के सेंट्रलाइजेशन का, केंद्रीय का फाइनल स्टेप था इस एक्ट के तहत। ठीक है, आराम आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्ट के फीचर को हम देखते हैं। इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, और पहले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। इसी डिप्राइव्ड का मतलब होता है छीनना। ठीक है, इसी एक्ट के तहत छीन लिया गया गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास से लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द गवर्नर जनरल, ये 2 बार जनरल आ गए है, टेक्निकल टीम से मिस्टेक हो गई है, चलिए आप इसे इग्नोर करेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। गवर्नर जनरल जो है एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर हो गया था ये इंटायर ब्रिटिश इंडिया का। ठीक है, पहले जो थे हर एक स्टेट्स का उनका जो होता था वो अलग अलग गवर्नर जनरल होते थे, लेकिन इसके तहत क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। मतलब एक ही अब गवर्नर जनरल होगा जो मेन होगा, जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका नाम आप लोग रट लें, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था फर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग रिवीजन कर लिया कीजिए, बाकी मैं आप लोगों को कराता रहूँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वेर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट ऑफ हिज मजेस्टी हिज हियर एंड हिज सक्सेसर्स। चलिए फिर आगे देखते हैं, इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। कंपनी जो ही थी, इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वेर हेल्ड बाय द ट्रस्ट ऑफ हिज मजेस्टी। ठीक है, आगे देखते हैं इस पॉइंट को। The Charter Act 1833 attempt to introduce a system for open competition selection of civil servant and start ये इसको आप इसको आप लोग जो है ये गलत है, यहाँ स्टार्टेड होगा, कोई नहीं, आप लोगों को पीडीएफ में सही मिल जाएगा। स्टार्टेड द इंडियन शुड नॉट बी डिवाइडेड। इसी चार्टर एक्ट 1833 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट के लिए, जिसमें इंडियंस को पार्टनरशिप लेने की कोई भी अधिकार नहीं था। तो क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशंस में, ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके तहत इंडियन सिविल सर्विस का इंट्रोड्यूस हुआ था और इंडियंस उसमें पार्ट नहीं ले सकते थे। तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत ये एक्ट बना था जिसके तहत इंडियन उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, मैं आपको एक बार और रिपीट करता हूँ, चार्टर एक्ट 1833 का ही वो एक्ट था जिसके तहत इंट्रोड्यूस किया गया था ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन फॉर सिविल सर्वेंट का। ठीक है, जो आप लोग आईएएस पीसीएस का एग्जाम देते हैं, ये वही एग्जाम हुआ करता था जिसमें इंडियंस को भाग लेने की कोई भी अधिकार, राइट्स नहीं थे। ये चार्टर एक्ट 1833 ही है, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर मत बोलिएगा सर ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं चार्टर एक्ट 1853। मैंने पहले भी आपको बताया, और एक चार्टर 20 साल पे आता है, 33 के बाद 53, आप लोग 20 जोड़ लीजिएगा। ठीक है, दिस वॉज द लास्ट of the series of charter act passed by the British Parliament between 1793 to 1853। सही बात है, ये लास्ट जो है चार्टर एक्ट था जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था 1793 से 1853 के बीच में। ठीक है, इट वाज ए सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क, एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क था जो इतने दिनों में ये लास्ट था, 1793 से 1853, इतने दिनों में ये लास्ट 1853 का ये लास्ट चार्टर एक्ट था जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। इसके बाद 1857 का रिवोल्ट हो जाता है, जिसे आप लोग जानते ही हैं, जिसे हमने इस चैप्टर में स्पाई म्यूटिनी के नाम से जाना। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। इसी का फीचर देखेंगे चार्टर एक्ट 1853 का, हम आगे देखते हैं फीचर क्या है। तो आइए देखते हैं फीचर। इट सेपरेट फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। इसी एक्ट के तहत सेपरेट किया गया पहली बार लेजिस्लेटिव, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका फंक्शन गवर्नर जनरल का।
आप बताइए, इससे भी लेमन लैंग्वेज में समझाऊं मैं आप लोगों को? इससे लेमन लैंग्वेज नहीं हो सकती है। तो आप लोग आराम आराम से समझें, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, और ये भी काफ़ी लेमन लैंग्वेज में है, और जैसे आप हाईलाइट करके देख रहे हो इसी हाईलाइट करके मिलेगी। आप लोग बस ध्यान दें, एक कंसिस्टेंट रूप में लेक्चर को सुने, आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। पॉलिटी से तो यार एक भी सवाल नहीं छूटेगा, मैं ऐसे पढ़ा दूंगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर कॉल लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल्स। मीन्स इसी एक्ट के तहत 6 न्यू मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड करने का राइट्स हुआ। मतलब 6 नए मेंबर को और हम जोड़ सकते थे, ऐड कर सकते, सॉरी मैंने राइट्स बोल दिया, वहाँ ऐड होगा। ऐड करने का 6 न्यू मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसी एक्ट के तहत कहा गया, ठीक है। और इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। और इसमें जो है सो हम पार्ट्स ले सकते थे। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन जो बताइए, मैं तुरंत आपको पीछे डिस्कस करके आया हूँ, वो कौन सा चार्टर एक्ट था जिसमें इंडियन सिविल सर्विस में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे? आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। तो वो था 1833। लेकिन 1853 में जो चार्टर एक्ट आई, इसमें हम लोग ओपन कंपटीशन सिविल सर्विस में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, और एक मैकाले कमेटी बनाई गई जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड मामला को देखेगी 1854 में, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विस से रिलेटेड मामला को देखेगी, ठीक। मतलब एक शॉर्ट में समझते हैं, 1833 में हम सिविल सर्विस में पार्ट नहीं ले सकते थे। मतलब हमारा देश का कोई भी नागरिक सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं दे सकता था, बट 1853 में हम दे सकते थे। एक कमेटी भी बनाई गई जिसका नाम मैकाले कमेटी था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये कमेटी इंडियन सिविल सर्विस के लिए अपॉइंट किया गया था। और काफ़ी सारे एग्जाम में तो डेट पूछ लेते हैं, ये 1854 में मैकाले कमेटी बनी थी। चलिए आगे देखते हैं इस एक्ट में और क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, अब ध्यान लगा के सुने, एक बार नहीं 2 बार सुने। और न्यू बिगनर के लिए ये रिक्वेस्ट है कि आप कहीं और ना भटके, आप ट्रस्ट करें हम पे, नहीं तो खुद पे ट्रस्ट करें। हम तमाम चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक एक चीज़ को, एक सिंगल पॉइंट यहाँ पे नहीं छोड़ा जाएगा। हम लोग वादा नहीं करते, निभाते भी हैं। आप बस ध्यान लगा के बस पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत आने पे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। It extended the company rule and allowed it to retain the position of Indian territory and on trust for the British Crown। हमने इसको पहले भी डील किया था, आप लोग बताइए शुरू के पॉइंट में क्या ध्यान किया था, याद कीजिए आप लोग। चलिए, तो कंपनी रूल को हमने एक्सटेंड किया, ठीक है, ब्रिटिश को, और कोई भी स्पेसिफाई और पर्टिकुलर पीरियड नहीं बताया। यही मैं आपको बता रहा था, जो पीछे आप याद कीजिए, ठीक है। कोई भी स्पेसिफाई पर्टिकुलर नहीं बताया, जो कब हम अगला चार्टर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। 53 के बाद कोई चार्टर हम लेके के आए ही नहीं। तीसरी बात, एक क्लियर इंडिकेशन दैट द कंपनी रूल कुड बी टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड का मतलब होता है खत्म कर देना, खत्म हो जाना, ठीक है। एट एनी टाइम एट द पार्लियामेंट लिंक्ड, इसमें काफ़ी मतलब क्लियरली लिख दिया गया है कि तीसरी बात, एक क्लियर इंडिकेशन था कि कंपनी रूल टर्मिनेट हो जाएगी या कर दी जाएगी पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद कोई चार्टर ही नहीं आया। अगर कंपनी अगर चलाना होता तो फिर ब्रिटेन पार्लियामेंट चार्टर भेजती, तो चार्टर नहीं दिया 1853 के बाद, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या है। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसी एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप लोग जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी देखते हैं, ये कॉमन चीज़ नहीं है, इसका काफ़ी पुराना बैकग्राउंड है। हम पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे पंचायत म्यूनसिपैलिटी 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए फिलहाल हम इसको पढ़ते हैं। इसी के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। आउट ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, 4 वेयर अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंस गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। तो इसका मतलब है गवर्नर जनरल के काउंसिल में, ठीक है, 6 नए जो लेजिस्लेटिव मेंबर रहने वाले थे, उसमें से 4 मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे। प्रोविंस का मतलब स्टेट होता है, 4 इन 4 स्टेट में से मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। मतलब एक बार और समझते हैं, आई रिपीट इट, गवर्नर जनरल के जो भी काउंसिल होगी, ठीक है, आराम से समझते हैं, गवर्नर जनरल के जो भी काउंसिल होगी उसमें से 6 मेंबर होंगे,
ठीक है। 6 मेंबर हो गए गवर्नर जनरल के काउंसिल। 4 मेंबर इन 4 स्टेट से होगी। प्रोविंस को स्टेट कहते हैं। मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से और आगरा से। ठीक है, आशा करते हैं कि ये स्लाइड आपको क्लियर होगी। अगर नहीं हो कोई भी स्लाइड, आप स्लाइड बताएं, आप बताएं जो यहाँ पे ये डॉट क्लियर नहीं है उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सेशन होगी उसमें इस डॉट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, ये आगे देखते हैं। चलिए, अब आज का सेशन खत्म हो गया। मैं आपका 2-3 मिनट का समय लूंगा। तो सत्यमेव जयते आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है, इसलिए मैंने इस स्लाइड को लगाया भी है। बताइए ये सत्यमेव जयते हमने किस उपनिषद से लिया है? इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। आज मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे तो ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा, वरना प्रॉमिस इस बात की हुई है कि मैं एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। ये बीच बीच में जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ये काफ़ी सारे एग्जाम्स की होती है, ये नहीं है जो ये पर्टिकुलर एग्जाम की है। ये सब कॉमन एग्जाम, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। सत्यमेव जयते बताइए हम कहाँ से लिए? तो ये लोग आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो ये आप लोग नहीं है तो नहीं आता है, कोई बात दिक्कत नहीं है। लोग पहली बार ही है, सीखा जाता है। नहीं, हम लोग को भी शुरू से थोड़ी ना आता था, सीखे हम लोग भी पढ़े आगे। तो ठीक है, गूगल है, नेट से आप लोग यूज कीजिए और बताइए इस चीज़ को। चलिए, तो और एक लास्ट बात के साथ मैं हम अपने बात को आज खत्म करेंगे, फिर हम आगे कल पढ़ेंगे क्राउन रूल को। कल याद रखिएगा हम लोग क्राउन रूल को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए लास्ट बात तो आप लोग भी जानते होंगे, हमारे देश में बहुत बड़ा महामारी अभी फैला हुआ है और इसका वर्जन 3 आने वाला है, ऐसा साइंटिस्ट बता रहे हैं। तो हमें बीट करना है कोविड-19 को, जड़ से खत्म कर देंगे यार, पॉलिटी की तरह। पास करना है हैंड को फ्रिक्वेंटली, यूज करना है मास्क को, अवॉइड करना है पब्लिक प्लेस से। जरूरत जितना उतना ही पब्लिक प्लेस पे जाइए, बाकी घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन सी जितना ले सकते हैं लीजिए, मेंटेन कीजिए सोशल डिस्टेंस। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और टीका जरूर लगवाइए, अफवाहों पर विश्वास ना करें। तो जैसा कि हमने बोला था आपको, कल ही प्रॉमिस किया था, जो 30 मिनट से ज़्यादा का सेशन नहीं होगा, हम कल से क्राउन रूल पढ़ेंगे। आज यहीं रखते हैं, कल जैसे ही सेशन खत्म होगा उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन भी रखेंगे जो प्रीवियस ईयर का होगा। आज यहीं रखते हैं, आज यहीं पे मैं सेशन को वाइंड अप करता हूँ। जय हिंद।